नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माइंड ब्लोइंग हिंदी पर। आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रश्न। 16 तक हमने पढ़े थे और आज हम उससे आगे 17 से लेकर 42 तक प्रश्न पढ़ेंगे और जानेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास को बहुत ही आसान तरीके से। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा प्रश्न है प्रश्न 17। देखते हैं इसमें क्या है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था? जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कल बताया था आपको कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ है वो पहले किसका अनुवाद है उसमें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के रूप में किया था। उन्होंने इसका अनुवाद किया और यहाँ इससे पहले 16 क्वेश्चन पे हमने ये पढ़ा था और अब ये आपको याद हो गया होगा कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा। किशोरी लाल गुप्त ने लिखा। और किस हिंदी ग्रंथ का अनुवाद किया था? ये किया था हमारा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? वही क्वेश्चन है और फिर से पूछ लिया गया, लेकिन क्वेश्चन की जो फॉर्म थी वो चेंज कर दी, अर्थात क्वेश्चन को घुमाकर शब्दों को बदलकर ये प्रश्न हमसे पूछा गया। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और लिखा किसने था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को? जॉर्ज गियर्सन ने लिखा था। तो आपको ये बिल्कुल भी भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया था जॉर्ज गियर्सन, तो अब ये फिर से आ गया कि जॉर्ज गियर्सन ने इसको लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और देखिए यहाँ पर गारसदा तासी ने क्या लिखा था? गारसदा तासी ने इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदोई ए हिंदुस्तानी लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। तो इस तरह से हमें और भी लेखकों के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक है, अभी हमने पढ़ा, जॉर्ज गियर्सन। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि हमें ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो हम इसको बार बार क्यों पढ़ें, टाइम वेस्ट है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार हमारे सामने आते हैं और हमें याद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां प्रश्न है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? मैंने आपको 2 ग्रंथ कल पढ़ाए थे, तो उसमें इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो एक ग्रंथ था उसमें वर्ण क्रमानुसार काल विभाजन हुआ था, तो वो लिखा गया था, और दूसरे में काल क्रमानुसार हुआ था। तो कौन से में हुआ था आपको याद आ गया होगा। तो ये हुआ था जॉर्ज गियर्सन ने अपने जो ग्रंथ लिखा था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो इसमें क्या क्या था? काल क्रमानुसार विभाजन इसका मिलता है। तो किस लेखक ने इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है, किसने किया था? जॉर्ज गियर्सन ने किया था। तो यहाँ पर आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन हैं। उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। तो यहाँ तक हमने देखा कि हमें 1-2 क्वेश्चन और भी मिल गए। मैंने आपको बताया था कि पहले इतिहासकार हैं जॉर्ज गियर्सन, उन्होंने ही काल विभाजन यहाँ पर किया था, काल क्रमानुसार जो विभाजन किया था। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। 22वां है, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक प्रयोग किया? तो जिस इतिहासकार ने, लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया, तो वो कवि हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा कवियों का प्रयोग किया था अपने काल विभाजन में। तो इसकी व्याख्या देखते हैं प्रश्न की कि हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद में
कौन सी थी कृति मिश्रबंधु विनोद की? मिश्रबंधु विनोद, मिश्रबंधुओं की कृति थी मिश्रबंधु विनोद। तो उनमें लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार मिश्रबंधुओं ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक प्रयोग या उपयोग किया है। तो आपने देखा कि मिश्रबंधु जो थे उन्होंने अपनी कृति जो थी उनकी वो मिश्रबंधु विनोद थी और उन्होंने 5000 कवियों को उनमें इसमें स्थान दिया। अगला प्रश्न है हमारा, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया? अब आपको याद हो गया क्योंकि देखिए घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे गए हमसे। तो वो कौन था? मिश्रबंधु ने जो थे, मिश्रबंधु जो थे उन्होंने अपनी कृति में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है। अब आपको ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि मिश्रबंधु विनोद जो थे उनके इतिहास लेखकों की क्या क्या नाम है। तो पहला जो हमारा ऑप्शन, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका बी। पहले थे गणेश बिहारी मिश्र, फिर श्याम बिहारी मिश्र और फिर सुखदेव बिहारी मिश्र। आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, गणेश, श्याम, सुख, इस तरह से आप कोई भी ट्रिक बनाकर इसको याद कर सकते हैं। तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये 3 थे जिन्होंने मिश्रबंधु ये कहलाए थे। मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्रबंधु विनोद के 4 भाग हैं, आपको ध्यान रखना है। जो कृति है मिश्रबंधुओं की, मिश्रबंधु विनोद, उसके 4 भाग हैं। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन सन 1913 में किया गया, जबकि चौथा भाग सन 1934 में प्रकाशित हुआ। इतने समय बाद ये प्रकाशित हुआ था। तो टोटल मिश्रबंधु विनोद के 4 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मिश्रबंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? अभी पढ़ा था हमने, तो 1934 में प्रकाशित हुआ। और पहला भाग कब प्रकाशित हुआ? 1913 में। तो आपको ध्यान रखना है, पहले 3 जो भाग थे वो 1913 में प्रकाशित हो गए, लेकिन जो लास्ट था वो 1934 में प्रकाशित हुआ था, चौथा भाग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मिश्रबंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? तो अभी हमने देख लिया कितने भागों में प्रकाशित हुआ था। तो ये हुआ था हमारे 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। तो हमने ये भी देख लिया क्वेश्चन, और बहुत ही आसान शब्दों में इतने प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको इन प्रश्नों को ध्यान रखना, एक बार अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मिश्रबंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। मिश्रबंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। तो क्या, कौन सी समय सीमा निर्धारित की है? संवत 1890, विक्रमी संवत 1925। तो ये विक्रमी संवत है, ये इन्होंने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की। तो मिश्रबंधुओं ने, व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। मिश्रबंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया, अर्थात उन्होंने समय का विभाजन किया, जो इस प्रकार है। प्रारंभिक काल 700 से 1440 विक्रमी तक, और माध्यमिक काल 1445 से 1680 विक्रमी तक, और जो थर्ड उन्होंने किया अलंकृत काल 1681 से 1889 तक। फिर उन्होंने जो चौथा परिवर्तन किया था, परिवर्तन काल कहलाएगा वो 1890 से 1925 विक्रमी तक, तथा वर्तमान काल 1926 विक्रमी से अब तक। तो इस तरह से उन्होंने काल विभाजन किया। किसने? मिश्रबंधुओं ने काल विभाजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो उन्होंने जो प्रथम उत्थान का समय बताया वो बताया 1868 से 1893 ईस्वी तक। अर्थात आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? सी हो गया सही। व्याख्या देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी, संवत 1925 से 1950 तक, तथा द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918 तक, और संवत क्या हो जाएगी? 1950 से 1975 तक, तथा तय किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया, और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। तो इस तरह से हमने देखा क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, ये है
29वां क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की। तो कौन सी कालावधि निर्धारित की? तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, 1925 से 1950 विक्रमी तक। तो हमें ये काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बिल्कुल याद रखना, विक्रमी संवत भी और सन भी हमको याद रखनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया? द्वितीय उत्थान का देखिए, पहला उत्थान दे दिया हमें यहाँ पर, पहले 29 क्वेश्चन में हमें दिया था प्रथम उत्थान, तो इसमें था 1925 से 1950 विक्रमी तक। अब दूसरा उत्थान क्या दिया हमें? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 1893 से 1918 ईस्वी तक। तो हमें ये याद रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है, चारों को एक साथ लिखकर हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 1893 ईस्वी में। व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी ने की। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है कि किसने की काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना, कब हुई और किसने की? नागरी प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। और सबसे, आप यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की सबसे अग्रणी संस्था जो देवनागरी लिपि की उन्नति और प्रसार करती है वो कौन सी होगी? काशी नागरी प्रचारणी सभा। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया। इस शब्दकोश के संपादक श्याम सुंदर दास थे। तो हिंदी शब्द सागर जो था उसका भी प्रकाशन किया गया था यहाँ से, काशी नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी से। और इस शब्दकोश के संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास थे। अब इस तरह से आप व्याख्या में से भी अपने प्रश्न तैयार कर सकते हैं, अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, कब हुई थी काशी नागरी प्रचारणी सभा की? हमने अभी भी पढ़ा था, देख लेते हैं 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33वां क्वेश्चन है हमारा, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, अभी हमने पढ़ा था कौन सा? 1893 ईस्वी में। तो आपको ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमें याद हो जा रहा है ये सब चीज़ें। अभी तो फिलहाल हमें याद हो ही जाती हैं, और उसके बाद जब एग्जाम आएंगे तो आप उसे एक बार रिवाइज कर लें और आपको सारा याद हो जाएगा, याद भी आ जाएगा। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? अब अभी हमने ये भी पढ़ा था कि हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किसने किया था, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा नागरी प्रचारणी सभा ने। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? अब हमको ध्यान रखना है कि कौन नहीं थे। देखिए, बाबू श्याम सुंदर दास ये तो थे, और पंडित रामनारायण मिश्र ये भी थे, और कौन नहीं थे ये पूछा है, ठाकुर शिव कुमार भी थे, रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में हुई, जिसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसी विभूतियों का मुख्य योगदान रहा। तो ये आपने देखा कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक में कौन नहीं था। आमतौर पर जो रामचंद्र वर्मा, इसका ऑप्शन आ जाएगा, ये नहीं थे। और रामचंद्र शुक्ल या रामचंद्र वर्मा, इस तरह से जो क्वेश्चन आता है तो एकदम से हम क्या सोचते हैं कि ये तो बहुत पॉपुलर हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं जो लेखक हैं, तो हम एकदम से वो ऑप्शन चूज कर लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। तो देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। आचार्य रामचंद्र वर्मा हिंदी के साहित्यकार एवं कोशकार रहे हैं। ये अब रामचंद्र वर्मा जो नहीं थे प्रचारणी सभा के, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं थे, तो इनके बारे में और देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य और क्या हैं। तो ये क्या थे? रामचंद्र वर्मा हिंदी के साहित्यकार एवं कोशकार रहे हैं। ये हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य थे। इन्होंने आचार्य किशोरीलाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का आंदोलन चलाया और हिंदी का मानकीकरण किया। इन्होंने सन 1919 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक लिखी। तो आपको देखिए यहाँ से किशोरीलाल, जो रामचंद्र वर्मा हैं, उनके बारे में भी यहाँ से आपको जानकारी मिली और आपके नोट्स भी यहाँ से तैयार हो गए। तो आप इसके नोट्स अवश्य बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी
ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी 1800 ईस्वी में। तो ध्यान रखना है आपको। अब इसके फोर्ट विलियम कॉलेज की व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी प्रश्न की कि कब हुई थी। तो लॉर्ड बेलेजली ने जॉन गिलक्रास्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी संस्था थी जो फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई, तो आपको लिखना है ओरिएंटल सेमिनरी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को मार्केस ऑफ बेलेजली ने की थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना कि किसने की थी, तो मार्केस ऑफ बेलेजली ने की थी। और गिलक्रास्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। यहाँ से आपको देखिए हिंदुस्तानी विभाग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, गिलक्रास्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लू लाल एवं सदल मिश्र की नियुक्ति की थी। लल्लू लाल और सदल मिश्र बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37वां, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। अभी हमने पढ़ा था 1800 ईस्वी में हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, फिर से क्वेश्चन है, तो ये कब हुई हमारी 1800 में। तो इस तरह से देखिए जब क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो हमें उसके उत्तर याद हो जाते हैं। कलकत्ता, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे, तो कौन थे, जॉन गिलक्रास्ट। आपको ध्यान रखना है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है, कलकत्ता में है, और इसके संस्थापक थे जॉन गिलक्रास्ट। नेक्स्ट है 40वां प्रश्न है हमारा कि सदल मिस्र की भाषा की विशेषता क्या है। सदल मिस्र की भाषा की विशेषता, तो भाषा की विशेषता है इनका पूर्वीपन। सदल मिस्र की जो भाषा थी वो पूर्वी भाषा थी, यानी कि पूर्व में जो भाषा बोली जाती है वह थी। आगे देखते हैं हम, टोटल हमें 42 क्वेश्चन पढ़ने, 40 हमारे हो गए। अभी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उसके बारे में हम यहाँ पर अब देखते हैं। सदल मिस्र कौन थे। सदल मिस्र बिहार प्रांत के शाहबाद जिले के धुर्वडीहा गांव में रहने वाले शाक द्वीपीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम नंदमणि मिश्र था। यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यापक थे। सदल मिस्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व है। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों से में ही ब्रजभाषा, पूर्वीपन और बांग्ला, इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। तो यहाँ से सदल मिस्र की भाषा भी आपको पता चल गई। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इनके बारे में। आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जा रहा है वह खड़ी बोली गद्य है। आपको यहाँ से प्रश्न मिल गया कि आधुनिक जो गद्य है वो किस भाषा में लिखा जा रहा है, तो खड़ी बोली गद्य में लिखा जा रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। फिर है सदल मिस्र हिंदी के पहले गद्यकार हैं। सदल मिस्र की 2 गद्य कृतियां प्रसिद्ध हैं, नासिकेतोपाख्यान और या चंद्रावती। नासिकेतोपाख्यान को चंद्रावती भी कहते हैं, जो 1803 में प्रकाशित हुआ था, और दूसरा है रामचरित 1806 में। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदल मिस्र ने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया, अर्थात जो भाषा व्यवहार में लाई जाती है उसे लिखने का प्रयत्न किया। श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में इंशाअल्लाह खां के बाद दूसरा स्थान सदल मिस्र का ही स्वीकार किया है। तो इतने फेमस थे ये सदल मिस्र। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर में ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तथा शैली आख्यात्मक है। शैली भी याद रखनी है कि इनकी शैली कौन सी है। मुंशी सदासुख लाल की रचना सुख सागर एक धार्मिक ग्रंथ है। इसकी भाषा पर पंडिताऊपन एवं फारसी का प्रभाव है। इंशाअल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी है, जिसे उदयमान चरित्र भी कहा जाता है। रानी केतकी की कहानी को उदयमान चरित्र भी कहा जाता है, ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। इसकी भाषा पर उर्दू, अरबी एवं फारसी का प्रभाव है। जो रानी केतकी की कहानी है उसमें उर्दू, अरबी और फारसी का प्रभाव है। फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्रास्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। उन्होंने आगरा के लल्लू लाल और आरा के सदल मिस्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। तो लल्लू जी लाल का कौन सा है, लल्लू लाल या लल्लू जी लाल का, ये है हमारा प्रेम सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेम सागर किसकी रचना है। तो ये किसकी है, लल्लू लाल की। तो ये थे हमारे 42 प्रश्न। आशा करती हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न पसंद आए होंगे, और अगर आपको पसंद आए हों तो आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।